अमेंडमेंट्स कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं भाई, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे अमेंडमेंट्स का फ्रॉम अमेंडमेंट बुकलेट। ठीक है, अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन नवंबर 2023 एग्जामिनेशन। अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो बेटा आप मेरी वेबसाइट iceleak.com से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपके अटेम्प्ट के लिए समरी बुक्स एंड यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, मेन बुक एंड अमेंडमेंट नोट्स अपलोडेड है, आप बिल्कुल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कर लिया था बेटा जिसमें हमने डिस्कशन किया था क्या, सप्लाई आरसीएम एग्जेम्पशन चैप्टर से रिलेटेड जो थे अमेंडमेंट्स हमने वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जो स्टूडेंट्स ने वही नहीं देखा है वो पहले बेटा आप पार्ट 1 के अमेंडमेंट्स देख लीजिए। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड अमेंडमेंट। एक छोटा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ही है, बहुत ही सिंपल। आपको याद है हमने सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 पढ़ा था, प्लेस ऑफ सप्लाई किस चीज का बताता था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। तो यहाँ पे वहां क्या बात हुई थी, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड को देते हो तो भाई लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जहां ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिए। अब आया उसका प्रोविजो जिसपे क्लैरिफिकेशन आया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला प्रोविजो, प्रोविजो बोला अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्लेस आउटसाइड इंडिया है, आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कहां करना चाहते हो, इंडिया के बाहर, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। ठीक है, तो भले रिसिपिएंट और सप्लायर इंडिया के हैं पर गुड्स अगर बाहर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। ये ऑलरेडी पढ़ा था। अब क्लैरिफिकेशन क्या आया मैम, अब देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम यहाँ पे एक बार देखेंगे। मिस्टर एक्स है फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यहाँ ये एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे बेटा ऐसे दिया हुआ है। थ्योरेटिकली हम यहाँ पे एक बार डायग्रामेटिकली समझेंगे। मिस्टर एक्स वेस्ट बंगाल के, उन्होंने बोला मुझे ना गुड्स यहाँ पे क्या करने भाई, भेजने बाहर, कहाँ भेजने भाई, सिंगापुर भेजने। ओके, किससे भेजोगे, जेड है यहाँ पे एयर कार्गो वाले, उनने बोले हम भिजवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। ठीक है, जेड कर रहे हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हैं आपको, कहाँ के लिए, सिंगापुर भेज रहे हैं आपके गुड्स को, सिंगापुर जा रहे हैं आपके गुड्स। अब बात क्या आई, सबसे पहले 12(8) के हिसाब से हमारी बात ऑलरेडी हुई है, क्या इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स कहां जा रहे हैं, सिंगापुर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इस केस में, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है हमारा, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स सिंगापुर। ठीक है, ये ऑलरेडी बात हुई थी, क्लैरिफिकेशन में एक बार और बता दिया। सेकेंड बात आई कि भाई इस केस में टैक्स कौन सा लगेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, पढ़ा हुआ है मैम। ठीक है, गवर्नमेंट ने बता दिया, क्लियर कर दिया, लोगों को डाउट था कि टैक्स कौन सा लगना है, तो भाई टैक्स लगना है आईजीएसटी। क्यों, ट्रांजैक्शन क्या है, इंटर स्टेट। क्यों, एलओएस, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है। पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। एलओएस इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। ट्रांजैक्शन आपका क्या हो गया भाई, इंटर स्टेट, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। तो टैक्स क्या लग जाएगा, आईजीएसटी, टैक्स क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। अब सबसे अहम सवाल जिसके लिए क्लैरिफिकेशन आया, सवाल क्या थी, तीसरी बात कि आईटीसी मिलेगा क्या रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है इस प्रेजेंट केस में, आपको बहुत अच्छे से पता है, मिस्टर एक्स। भाई जेड है आपका सप्लायर ऑफ सर्विस, ट्रांसपोर्टर है, एयर कार्गो वाले हैं, सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, किसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। तो जेड ने यहाँ पे क्या करना है, आईजीएसटी लगाएंगे जेड। ठीक है, जेड है आपके सप्लायर ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, सर्विस ले कौन रहा है, मिस्टर एक्स। तो सवाल ये आया कि क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं तो क्या रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा, क्या रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा, लोगों को ये डाउट हुआ। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल मिलेगा। मिस्टर जेड लगाएं आईजीएसटी, मिस्टर एक्स उसका क्या ले सकते हैं, वो आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं। मिस्टर एक्स कैन अवेल क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी सब्जेक्ट टू सेक्शन 16-17, जो हमने 16-17 के प्रोविजंस पढ़े थे। ठीक है, वहां पे वो एलिजिबिलिटी के और ये ब्लॉक क्रेडिट के अपोर्शनमेंट के वो फुलफिल होने चाहिए, वो सारे फुलफिल करो, क्रेडिट लो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स को क्रेडिट मिल सकता है। तो यस, एक्स कैन अवेल क्रेडिट।
recipient can avail credit subject to section 16 and 17. तो सिंपल सिंपल तीन ही बातें हैं इसमें, ठीक है। यहां पे किस सर्विस की बात हो रही है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? दिमाग ही नहीं लगाना है, रेसिपिएंट क्या है, क्या बोला उन्होंने? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। पहली बात, ये 12(8) ने ऑलरेडी बोला था, गवर्नमेंट ने फिर क्लैरिफाई कर दिया। सेकंड, टैक्स क्या लगेगा? इंटर स्टेट है, टैक्स लगेगा आईजीएसटी। क्यों? एलओएस इंडिया में, पीओएस आउटसाइड इंडिया, टैक्स लगेगा आईजीएसटी। तीसरी बात, क्या रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा? कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिल्कुल मिलेगा, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 जो एलिजिबिलिटी है आईटीसी की, और यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने? 17 जो अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट के प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू दैट बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है बेटा, कुछ ज्यादा नहीं है। एग्जाम में कुछ यहाँ पे आपको केस स्टडी टाइप बताया, सिंपल सी बात है, तो आपको बताना है। तीन ही सवाल थे, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस? सो इट विल बी डेस्टिनेशन वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12(8). ये XYZ वाला सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड बात हुई, whether the transaction would be treated as interstate or intrastate is a question, so it would be treated as interstate supply, and IGST would be chargeable, and third thing is whether recipient would be eligible to avail ITC. So yes, he will be eligible to avail ITC in respect of IGST so charged, subject to conditions, fulfillment of other conditions of section 16 and 17 of CGST Act. That's it, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतना ही चीज आपको याद रखना है। तो एग्जाम में कुछ एडजस्टमेंट या कुछ दिया तो इस केस में आपको क्या करना है? आईजीएसटी चार्ज करना है और रिसिपिएंट आईटीसी ले सकता है, ठीक है भाई। ये हो गया। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में आएंगे। दो ही अमेंडमेंट है जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं, इसका नो क्लेम बोनस आपको याद है। सप्लाई चैप्टर का जो हमने यहाँ पे क्या किया था, अमेंडमेंट का जो लास्ट लेक्चर हमारा किया हुआ है उसमें हमने ये अमेंडमेंट ऑलरेडी लिया है, ठीक है, डिटेल में वहां देख सकते हो। नो क्लेम बोनस के दोनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। फिर भी एक लाइन में हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या बात थी? नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस का क्या डिडक्शन मिलेगा? यस मिलेगा, फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई इसका डिडक्शन बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। डिडक्शन एज पर व्हाट? 15(3)(a). तो जो नो क्लेम बोनस होता है, मतलब पिछले साल मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, पर मैंने कोई क्लेम नहीं किया, तो इस बार गवर्नमेंट ने यहाँ पे मुझे किसने, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया? नो क्लेम बोनस क्या दिया। तो फॉर एग्जांपल 10,000 का मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम था, उन्होंने 1,000 का मेरे को क्या दिया? नो क्लेम बोनस दिया। क्यों? क्योंकि भाई आपने क्या किया है, पिछले साल यहाँ पे कोई क्लेम नहीं किया, तो हम आपको नो क्लेम बोनस का देते हैं। तो नो क्लेम बोनस को क्या किया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि भाई उसको क्या कर सकते हैं आप, डिडक्शन मिलेगा एज पर 15(3)(a), और आपको टैक्स फिर किस पे करना है? यहाँ 9,000 रुपीज पे जो एक्चुअल यहाँ पे आपने प्रीमियम पे किया है उस पे आपको क्या करना रहेगा? टैक्स पे करना रहेगा, जीएसटी पे करना रहेगा। तो उसका डिडक्शन बिल्कुल वैल्यू से मिलेगा। बस इतनी सी बात थी, और ये बहुत डिटेल में हमने कहाँ पढ़ा है? फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन इंसेंटिव। किसकी बात हो रही है? जीएसटी किस पे? इंसेंटिव पेड बाय MEITY, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पे कर रही है, किसको पे कर रही है? बैंक को, टू एक्वायरिंग बैंक अंडर इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपए डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शन। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अभी क्या हुआ, याचना गई है कहाँ? शॉपिंग करने, है ना। आपके तो एग्जाम चल रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो। याचना गई शॉपर स्टॉप शॉपिंग करने। पेमेंट उसने कैसे किया? ठीक है, याचना ने यूज किया रुपए डेबिट कार्ड या भीम UPI से पेमेंट किया याचना ने। अब क्या हुआ? अब देखो आगे क्या बात हो रही है कि भाई यहां पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है बैंक को कि भाई ये सेटलमेंट जो भी हो रहा है इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तू क्या कर, शॉपर स्टॉप से पैसे मतलब। बैंक ने बोला क्यों भाई, क्यों नहीं लूं, सेटलमेंट करके दे रहा हूं, क्यों नहीं लूं मैं शॉपर स्टॉप से चार्जेस। तो गवर्नमेंट ने बोला हम दे रहे हैं ना तुझे इंसेंटिव, हम इंसेंटिव दे रहे हैं, हम प्रमोट करना चाहते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस को, रुपए डेबिट कार्ड भीम UPI को। तो क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने बोला कि हम इंसेंटिव दे रहे हैं, हम इंसेंटिव दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप शॉपर स्टॉप से चार्ज मत करो। अब क्वेश्चन ये है, ये जो इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है, MEITY दे रही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे इंसेंटिव दे रही है, उसकी बात है कि इसे क्या माना जाए,
इसे क्या माना जाए? तो बहुत सिंपल सा क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है देखेंगे. It is clarified that incentive paid by METY to acquiring bank under incentive scheme for promotion of RuPay debit card and low value Bhim UPI transaction are in the nature of subsidy and are not taxable. इसे क्या बोल दिया उन्होंने कि भाई ये in the nature of subsidy है. ये क्या है? ये जो incentive मिला है it is in the nature of subsidy. और सेक्शन 15 में हमने ऑलरेडी पढ़ा था. इट इज इन द नेचर ऑफ, क्या बोला? सब्सिडी है. तो इसलिए क्या बोल दिया? ये नहीं टैक्सेबल होगा. इट इज नॉट टैक्सेबल. तो अगर ये इंसेंटिव अगर दे रही है MEITY बैंक को, ठीक है, फॉर व्हाट? रुपे डेबिट कार्ड या यहाँ लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उस केस में क्या बोला गया? बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला गया कि वो जो इंसेंटिव है इट इज इन द नेचर ऑफ सब्सिडी एंड इट विल नॉट बी टैक्सेबल. It is in the nature of subsidy and it will not be taxable. ठीक है. The incentive is in the nature of subsidy directly linked to the price of service. Already पढ़ा है. And does not form part of taxable value of transaction. ठीक है. इन व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 क्या बोल दिया गया कि भाई क्यों वो नेचर ऑफ सब्सिडी है, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू है, और क्या बोल दिया यहाँ पे क्लियरली कि आपको क्या करना है भाई, वो सब्सिडी है इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा. तो आपको एग्जाम में आया तो बहुत सिंपल लाइन में 2 लाइन याद रखनी. क्या? इट इज इन द नेचर ऑफ द इंसेंटिव्स गिवन आर इन द नेचर ऑफ सब्सिडी, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू एंड इट इज नॉट टैक्सेबल. ठीक है, इट इज नॉट टैक्सेबल. ठीक है, बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, बहुत इजी सिंपल 1 लाइनर अमेंडमेंट है बेटा, क्विकली हो रहे हैं. नेक्स्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स करेंगे बेटा. 2 ही अमेंडमेंट है, बहुत ही सिंपल. ओनली प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ ITC रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवर्ड सप्लाई विद इन 180 डेज. ठीक है, सो एक बार देखेंगे क्या है यहाँ पे जो भी रूल 37 सब रूल 1 जो भी अमेंडेड पोर्शन है यहाँ पे रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट देखेंगे हम. ठीक है, एक बार रूल 37(1) देखेंगे. अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ITC ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. ठीक है, अभी देखेंगे समझेंगे. मिस्टर ए है फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद वापस से पढ़ते हैं. मिस्टर ए है सप्लायर ऑफ गुड्स. 11 मई को इन्होंने मिस्टर बी को रिसिपिएंट को गुड्स सप्लाई कर दिया. भाई 11 मई को गुड्स सप्लाई कर दिया. गुड्स की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, टैक्स उस पे था 18,000 रुपए, टैक्स उस पे था 18,000 रुपए, टोटल अमाउंट 1,18,000. तो मिस्टर बी को क्या करना चाहिए था? हमने पढ़ा हुआ है क्या? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब कि 11 मई से, इनवॉइस की डेट क्या है? 11 मई. 11 मई से इनवॉइस की डेट 11 मई है, तो 11 मई से 180 दिन मतलब 10 नवंबर तक के मिस्टर बी को मिस्टर ए को भाई दे देने चाहिए थे क्या? वैल्यू के पैसे प्लस टैक्स के पैसे. 1 लाख प्लस 18,000, 1,18,000 मिस्टर बी को मिस्टर ए को दे देना चाहिए था. ठीक है, परंतु यहां पे क्या किया उन्होंने? मिस्टर बी ने जुलाई में, हमारे एग्जाम्पल में जुलाई में पे किया 60,000 रुपीज प्लस टैक्स, मतलब यहां 60,000 प्लस 10,800 70,800 रुपीज पे कर दिए उन्होंने जुलाई में. बाकी पैसे उन्होंने दिए ही नहीं, 180 दिन चले गए. ठीक है, बाकी पैसा कितना बचा? 40,000 रुपए प्लस GST 7,200. ठीक है, 180 दिन हो गए, यहां 10 नवंबर चले गए. अभी क्या किया उन्होंने? टैक्स पे नहीं किया. परंतु मिस्टर बी ने जब ये गुड्स आए थे, इनवॉइस आई थी, गुड्स आया था, तब ये 18,000 रुपए का क्या क्रेडिट ले लिया था? हाँ, क्रेडिट तो ले लिया था उन्होंने, क्रेडिट उन्होंने ले लिया था 18,000 रुपए का, परंतु पे नहीं किया अभी तक के पैसा. ठीक है, 6 महीने भी हो गए, 180 दिन हो गए, अभी भी टैक्स का पैसा और वैल्यू जो है पार्ट पेमेंट उन्होंने किया नहीं. पार्ट पेमेंट कर दिया 60,000 रुपए प्लस टैक्स, पार्ट पेमेंट बाकी है. पार्ट पेमेंट को बाकी है, तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा भाई 180 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस भी हो गए, उसके बाद भी आपने अगर पैसा नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा. कहां पे? 3B में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. कितना अमाउंट? ये 7,200 प्लस इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा. 7,200 प्लस इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा 3B में. देखेंगे एक बार. A registered person who has availed ITC, रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अवेल किया ITC on any inward supply of goods or services other than the supply on which tax is payable under reverse charge. रिवर्स चार्ज वाला ऑब्वियसली यहां पे नहीं आता. क्यों? रिवर्स चार्ज में तो मैम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद ही क्रेडिट लेते हैं.
ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो गया, हमें इनवर्ट सप्लाई आई है और हमने क्रेडिट लिया है. सो रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अवेल किया आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई बट फेल्स टू पे टू द सप्लायर, फेल्स टू पे हो गया सप्लायर को. अमाउंट टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, वैल्यू वेदर होलली और पार्टली, होलली या पार्टली, along with tax payable thereon. ठीक है, क्या हुआ यहाँ बात कि भाई फेल हो गया वो सप्लायर को देने में, क्या जो भी अमाउंट है किस चीज का, टुवर्ड्स वैल्यू, अमाउंट टुवर्ड्स वैल्यू वेदर होलली और पार्टली, वेदर होलली और पार्टली along with tax payable thereon. ठीक है, उसने पे नहीं किया यहाँ सप्लायर को वैल्यू along with tax, चाहे पूरा चाहे पार्ट पेमेंट, within the time limit specified. He shall pay or reverse what? An amount equal to ITC availed in respect of such supply. उसको पे या रिवर्स करना पड़ेगा जितना ITC उसने अवेल कर लिया था, proportionate to the amount not paid. Proportionate ITC रिवर्सल करना है उसने. ठीक है, हमारे एग्जांपल में 7,200 जैसे proportionate उसने नहीं पे किया, उतना उतना रिवर्स कर दो. फालतू क्रेडिट लेके क्यों बैठे हो, पे नहीं किया तो क्या करना है आपने, रिवर्स करना है proportionate amount. Along with interest payable thereon, along with what? Interest. अंडर सेक्शन 50 while furnishing return in 3B, जब रिटर्न फर्निश कर रहे हो आप 3B में फॉर द टैक्स पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू के 180 दिन के अंदर अंदर. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो क्या हुआ, यहाँ पे सप्लायर ने रिसिपेंट को क्या दिया, यहाँ गुड सप्लाई किया, उसने 180 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पेमेंट कर देना चाहिए, उसने पेमेंट कर देना चाहिए. अगर उसने यहाँ पे पार्ट पेमेंट किया, पार्ट पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, जितना उसने पे नहीं किया उतना प्रोपोर्शनेट जो आईटीसी उसने अवेल कर लिया है उसने रिवर्स करना है अपने जीएसटीआर 3B में अलोंग विथ इंटरेस्ट, अलोंग विथ इंटरेस्ट. मैम अगर पूरा नहीं पे किया तो पूरा रिवर्स कर दो, पार्ट नहीं पे किया तो प्रोपोर्शनेट रिवर्स कर दो, दैट्स इट, इतनी सी बात है. तो प्रोपोर्शनेट वाला पॉइंट उन्होंने एक एडिशनल डाल दिया है, यही बात है बस. नेक्स्ट रूल नंबर 37A, नेक्स्ट रूल क्या आया, रूल नंबर 37A यहाँ पे आया. ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. क्या, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ. नया रूल आया है, देखेंगे समझेंगे क्या चीज है, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी क्या चीज है. एक बार देखो, पहले एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद कंटेंट पे आएंगे. मिस्टर ए है यहाँ पे, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ठीक है, यहां गुड सप्लाई किए होंगे, मिस्टर ए इज अ सप्लायर, मिस्टर बी इज अ रिसिपिएंट, मिस्टर बी इज अ रिसिपिएंट. मिस्टर ए ने जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दिया भाई साहब, जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया. मिस्टर बी ने उसके बेसिस पे अपने 3B में क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट ले लिया, पर मिस्टर ए ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया. अब पैसे तो भाई गवर्नमेंट को 3B से ही मिलते हैं, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नवंबर 2023 की बात है, अभी नवंबर 2023 के बाद पूरा 23 यहाँ ईयर खत्म हुआ, 23-24, मार्च 24 भी आ गया, उसके बाद सितंबर 24 आ गया. क्या समय दिया गया लास्ट उन्हें, सितंबर 24 तक तो 3B फाइल कर दो. नहीं फाइल किया आपने तो जो आपके रिसिपिएंट मिस्टर बी क्रेडिट लेके बैठे हुए उन्हें रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट. कब तक, 30 नवंबर 2024 तक. हमारे एग्जाम्पल में 30 नवंबर तक उसने रिवर्स करना है आईटी से, क्योंकि आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया. तो मिस्टर बी को क्या करना पड़ेगा, 30 नवंबर को, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने क्या कर दिया, 30 नवंबर 2024. ठीक है, क्या किया उन्होंने, यहाँ पे क्या कर दिया भाई, सिंपल सी बात है, रिवर्स कर दिया आईटी से. ठीक है, कौन से पीरियड की बात हो रही है बेटा, नवंबर 23 का, आपने नवंबर 2023 का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया गया, समय दिया गया मिस्टर ए को 30 सितंबर 2024 तक के फाइल करने का, उन्होंने फिर भी फाइल नहीं किया, तो 30 नवंबर 2024 में इन्हें रिवर्स करना आईटी से. अब दिसंबर 24 में फॉर एग्जांपल इनका मन कर गया, किसका, मिस्टर ए का 3B फाइल करने का, उन्होंने फाइल कर दिया, तो क्या मिस्टर बी रीअवेल कर सकते क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं, रीअवेल कर लो क्रेडिट, उसमें कोई बात नहीं कि आप रीअवेल नहीं कर सकते क्रेडिट, आप क्रेडिट रीअवेल कर सकते हैं. ठीक है, तो देखेंगे क्या लिखा है, न्यूली इंसर्टेड 37A कवर्स अ सिचुएशन वेयर रजिस्टर्ड पर्सन recipient avails ITC in 3B for a tax period in respect of invoice debit note the details which have been furnished by supplier in GSTR1. supplier ने GSTR1 भरा और recipient ने 3B में क्रेडिट लिया, इतनी सी बात लिखी है. उसके बाद क्या हुआ, supplier does not furnish 3B, supplier ने GSTR 3B फर्निश नहीं किया. उसके बाद में till 30th September following the end of financial year,
साल खत्म हो गया, उसके बाद 30 सितंबर भी आ गया, तब तक भी नहीं फर्निश किया उसने अपना 3B, इन विच ITC in respect of such invoice or debit note has been availed. In such a case, the said amount of ITC shall be reversed by said recipient. तो वो ITC क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा रिसिपिएंट को, रिवर्स करना पड़ेगा रिसिपिएंट को while furnishing return in 3B. कब तक, while furnishing return in 3B on or before 30th November following the end of such financial year during which such ITC has been availed. तो यहाँ पे क्या बात हुई, आपको क्या करना पड़ेगा, ITC shall be reversed by said recipient. ITC रिवर्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट को, हमने पढ़ा ऑलरेडी, कब तक, 30 नवंबर तक अपने 3B में, 30 नवंबर तक अपने 3B में. फर्दर वेयर द सप्लायर फर्निशेस द रिटर्न इन 3B, फर्निश कर दिया उसने रिटर्न 3B में सप्लायर ने, फॉर द सेट टैक्स पीरियड. ठीक है, हमने जैसे हमारे एग्जांपल में देखा दिसंबर में फर्निश कर दिया अपना उसने 3B. देन द सच रजिस्टर्ड पर्सन में रीअवेल द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट इन द रिटर्न, तो वो क्या कर सकता है, रीअवेल कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, इनफॉर्म 3B फॉर द टैक्स पीरियड, तो वो कर सकता है. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, सप्लायर था, इसने GSTR 1 तो फाइल कर दिया, रिसिपिएंट ने अपने GSTR 3B में क्रेडिट ले लिया, उसके GSTR 1 के बेसिस पे ITC अवेल कर दिया, पर उसने GSTR 3B नहीं फाइल किया. ये किस पीरियड की बात हो रही थी हमारी, नवंबर 23 की, नवंबर 23 की. अब आ गया क्या, सितंबर, 30 सितंबर भी आ गया, साल खत्म हो गया, उसके बाद में 30 सितंबर 2024 भी आ गया, तब तक भी उसने अपना 3B फाइल नहीं किया. तो रिसिपिएंट को बोला भाई अब 30 नवंबर तक आप क्या करो, 2024 तक आपने ITC रिवर्स कर देना है, आपने ITC रिवर्स कर देना है. फिर आपका सप्लायर बाद में जब रिटर्न फाइल करेगा 3B, आप रीअवेल कर देना, आप रीअवेल कर देना, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सो ये दो ही अमेंडमेंट्स है बेटा, इंपॉर्टेंट है अनडाउटेडली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स. इसके आगे के अमेंडमेंट्स हम आगे वाले वीडियो में करेंगे. सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर नाउ.